चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल तक अपन ने दो पार्ट खत्म कर लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें डैनियल सेल पढ़ा था, और कौन सा लॉ पढ़ा था? सब मारो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा लॉ पढ़ा था? गधे, नर्व्स इक्वेशन। ठीक है ना, नर्व्स का लॉ नर्व्स इक्वेशन से आया होगा ना, मतलब एक ही बात है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल में नर्व्स इक्वेशन पढ़ी अपन ने, उसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें पढ़ा फैराडेज लॉ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपन ने वो बोला था ना कि कुछ सॉल्यूशन लिया है या कोई एक ऐसी चीज ली है जो आयंस का कंडक्टेंस कर रही है, ऐसा। तो या तो मैं बोलूँ कि इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है या फिर सेकंड पार्ट का ही कंटिन्यूड पार्ट है। क्लियर है? तो हेडिंग क्या है अपनी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आज की हेडिंग है। देखो इस हेडिंग का नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो अपन नीचे सॉल्यूशन लेते हैं उसमें कितनी कंडक्टेंस है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये वर्ड से समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वर्ड समझ में आ रहा है ना? जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसकी कंडक्टेंस पढ़ना है मेनली। ठीक है, कि वो कितना ज्यादा आयंस को कंडक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके पहले अपन एक छोटा सा डिस्टिंग्विशमेंट देखते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखो अपनी हेडिंग कौन सी है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो ये मेन अपने पार्ट रहेंगे, लेकिन उसको कंपेयर किया है अगर मेटल का कंडक्टर है तो क्या। देखो यार, कंडक्टर मतलब वही जो चीजों को इधर से उधर पास करे। ठीक है, एक होगा मेटल कैसे कंडक्ट करते हैं कोई भी चीजों को? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अगर मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाती है, और सॉल्यूशन के थ्रू करनी है तो आयंस के थ्रू जाएगी। ये समझ में आता है ना? एक ही सेल में दोनों चीजें समझ में आती है अच्छे से। फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, बातें नहीं करो, फिर बातें कर रहे हो यार बेटा तुम लोगों ने। शांति से पढ़ लो माही। इधर देखो ये दो मेटल की रॉड्स है। ठीक है, मेटल की ग्रेफाइट वो हटा दो, बट अगर दो मेटल की रॉड्स रखी मैंने तो ये मेटल की रॉड्स चीजों को कैसे कंडक्ट करेगी? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, तो मेटल की रॉड से अगर कोई चीज कंडक्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट चीजों को कैसे कंडक्ट करेगा? आयंस के थ्रू। समझ में आता है ना ये चीज? तो अगर इलेक्ट्रोलाइट में पूछूं कि कोई चीज कंडक्ट कैसे हो रही है, ठीक है, तो आयंस के थ्रू होगी। अगर मेटल्स के अंदर पूछूं तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा है कि करंट फ्लो मेटेलिक कंडक्टर में कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है या फिर बोलूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? आयंस के थ्रू। और यही डिस्टिंग्विशमेंट अपन ने जब पहली बार चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था, लेकिन तब शायद तुमको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। मैंने बोला भी था कि वो वाला पार्ट बाद में अब पढ़ लेना, जाके एक बार और वो चीज पढ़ के देखना। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। इसमें करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसमें करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। इलेक्ट्रॉन आयंस क्लियर है? ये मेटल की वायर रॉड जो भी है क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, जब मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे तो उस पर क्या कोई चीज जमेगी क्या? मतलब केमिकल डिपोजिशन नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ट्रांसफर होता है आगे। लेकिन अगर यहाँ पे आयंस कंडक्ट कर रहे हैं इधर इधर कुछ, तो यहाँ से चीजें, ये वाली रॉड गलती है, ये रॉड थिक होती है, तो यहाँ पे चीजें डिपॉजिट होगी ना इस पे। तो वही चीज अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें ये चीज होगी कि डिपोजिशन होगा केमिकल्स का। लेकिन अगर ये वाला कंडक्टर है मेटलिक तो इसमें कोई केमिकल का डिपोजिशन नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो वही पॉइंट है कि नो केमिकल डिपोजिशन, यहाँ पे केमिकल डिपोजिशन अगर समझ में आता है ना चीज कि यहाँ पे इसके आसपास चीजें जम जाएगी ऐसा, तो केमिकल डिपोजिशन इस वाले कंडक्टर में होता है और मेटल में नहीं होता। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस। अब पहले ये चीज समझो। देखो कंडक्टेंस मतलब होता है कि कोई चीज उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है आगे बढ़ने में रोक रही है। बस ये दो वर्ड समझ में आते हैं सबको। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट और कंडक्टेंस मतलब हेल्प कर रही है आगे जाने में। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनमें रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? जैसे अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगी, और यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो आयंस को आगे नहीं जाने देगी इधर उधर? तो पहले इलेक्ट्रॉन वाला देखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वाले में देखो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। मान लो ये कोई वायर है, वायर को मैंने जूम कर दिया,
मेटल है तो मेटल में अपन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी जगह से आगे आया तो जो जगह खाली बची वो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो एक कर्नल बोलते हैं इसको, है ना। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया तो ये जो चीज बची है क्या हो गई, कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन आगे, तो इलेक्ट्रॉन जब आगे जा रहा है लेकिन ये कर्नल कोशिश करता है ना उसको पीछे खींचने की, यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे लेकिन फिर ये कर्नल इसके लिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं वो कर्नल्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन के लिए रुकावट कौन पैदा कर रहा है, कर्नल्स। समझ में आया ना। तो मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किस चीज से बढ़ेगा, ड्यू टू कॉलिजन विद कर्नल्स। समझ में आया, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ये इसको खींच लेगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाने देगा, तो कर्नल्स का आपस में कॉलिजन की वजह से या इलेक्ट्रॉन कर्नल्स की वजह से वापस खिंचाते हैं, तो ये वाली चीज यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है उन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से। समझ में आया इतना, ठीक है। अब इधर पूछूं कि इन आयन्स को कौन रेजिस्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ आयन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है और कुछ आयन इधर आना चाहते हैं, वही पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनको कौन रोकेगा। देखो इनको रोकने के लिए पहले तो मतलब 2-3 अलग अलग चीजें इंटरेक्शंस की वजह से रुकेंगे ये सॉल्यूशन में। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- खुद आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर मैं चाहता हूं कि प्लस इधर जाए माइनस उधर, तो इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को वीक होना पड़ेगा तभी जा पाएगा ना। तो पहला क्या है, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट ही है ना खुद, NaCl सॉल्यूट है, पानी था सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन आपस में वो उसको अलग नहीं जाने देगा, ये थोड़ा रुकावट पैदा करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। एक आता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, जैसे मान लो Na+ हो गया तो इस प्लस के आसपास बहुत सारे वाटर आयन लग जाते हैं हाइड्रेशन की वजह से। समझ में आता है ना, जिसके ऊपर जितने ज्यादा प्लस चार्ज उतने ज्यादा OH- आयन बहुत सारे लग जाएंगे, तो बहुत भारी हो जाएगा आयन, बहुत भारी हो जाएगा तो इधर नहीं चल पाएगा इतना, तो उस वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। तीसरा आता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मतलब मान लो एक बार मैंने वाटर लिया, ठीक है, अब वाटर में कोई चीज को चलने में दिक्कत होगी, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन एक आयन मान लो, ये आयन एयर में मूव करूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी आयन को पानी में रख के मैं चाहूं कि मूव करे तो मुश्किल है, इसी आयन को एक शहद के डब्बे में मूव करवाऊं तो और मुश्किल है। तो वो डिपेंड करता है ना उसके डेंसिटी बोल लो या गाढ़ेपन पे, कि विस्कोसिटी, डेंसिटी, जो भी बोलना हो तुम लोगों को, ठीक है, तो उस चीज पे भी तो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन कैसे। मान लो वाटर ने आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखे हैं, तो उन बॉन्ड्स के बीच में से Na+ को निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाटर के बीच का बॉन्ड वीक है तो Na+ आराम से सबको क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। समझ में आती है चीज। जैसे एयर में बोलते हैं ना कि वो एरोप्लेन के आगे मुंह तीखा रहता है ताकि एयर को कट कर पाए, है ना, समझ गए। हाँ मतलब क्लियर है ना ऐसा रहता है ताकि वो एयर जो सामने से हवा आ रही है उसको कट करके और फिर आगे बढ़ पाए। लेकिन अगर मान लो ऐसा फ्लैट होता तो आगे से एयर का रेजिस्टेंस आता, एयर उसकी स्पीड बहुत स्लो कर देती। क्लियर है। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है कि जो आयन्स मूव कर रहे हैं, एक तो पहली बात वो बेटा इधर सॉल्यूट के आयन से आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे फिर अट्रैक्ट, वो दिक्कत देंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट के दिक्कत देंगे और सॉल्वेंट के। तो ये 3 टाइप के इंटरेक्शन है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इधर से उधर कंडक्ट करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो वही लिखा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे किस चीज से होगा, इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से। सॉल्यूट का इंटरेक्शन मतलब Na और Cl अलग हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ Na+ उधर जाए, Cl- इधर जाए, लेकिन ये प्लस माइनस तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस ही है। सॉल्यूट सॉल्वेंट का कि Na+ उसके आसपास बहुत सारे वाटर लग जाएंगे तो वो चीज रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। नॉर्मल Na+ ज्यादा तेज जाना चाहिए था, लेकिन वाटर आके जुड़ जाएंगे या OH- आके जुड़ जाएंगे उसके आसपास, तो वो बहुत भारी हो जाएगा, तो नहीं जा पाएगा इतनी आसानी से। तीसरा आता है सॉल्वेंट विस्कस फोर्स। जितना ज्यादा गाढ़ा मतलब ये लिक्विड रहा अपना इलेक्ट्रोलाइट, उतना ही कम मूव कर पाएंगे आयंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, इस वाले में और इस वाले में समझ में आ गया। मेटल वाले में कर्नल्स करते हैं, यहाँ पे मतलब उनके इंटरेक्शंस। क्लियर है। लास्ट वाला बेटा इधर सोने रेजिस्टेंस। देखो अब इसमें मुझे बताओ, अगर मैं इस मेटल को गर्म करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कर्नल भी तो उतने ही बनेंगे ना, जितने ज्यादा कर्नल बने उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। समझ में आता है। तो इस वाले में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। देखो ये होता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकले, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने कर्नल्स भी बढ़ रहे हैं ना। तो अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं तुमसे, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना टेम्परेचर पे। ये तो नहीं बोलोगे कि रेजिस्टेंस कम होगा,
तो बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है। ये वाला इसमें देखो, अगर मैं इस पानी को गर्म करता हूं, समझ गए, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है ये गर्म करता हूं, तो यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। मान लो इंटरेक्शन है तो वो इंटरेक्शन वीक हो जाएगा ना, प्लस माइनस के या जो वाटर जुड़ रहे हैं सारे इंटरेक्शन को हीट वीक करेगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगा। कोई भी जैसे ठंडी में पानी भी गाढ़ा हो जाता है थोड़ा, पता है ना? ठीक है, नहीं ठंडी में कोई भी चीज थोड़ी डेंस हो जाती है, ये समझ में आता है, जम जाती है हर चीज, ठीक है। तो लेकिन अगर हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हर चीज ऐसी हो जाती है ना थोड़ी लाइट। जैसे हाँ तेल का एग्जांपल ले लो कि जो शॉप से लेके आते हैं वो फिर भी डेंस है, गरम तेल को देखना वो बहुत जल्दी इधर उधर ऐसे फ्लो करता है, तो उसकी डेंसिटी पहले जैसी वैसी नहीं रहती ना। तो अगर मैं गर्म कर रहा हूँ चीजों को तो उनके बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, समझ गए? तो बॉन्ड्स वीक होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो ये सारे इंटरेक्शन कम हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो ये वाली चीज याद रखना आपसे कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और ये वाले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर है? हाँ, कर्नल वाला नहीं आया। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा था, क्या होते हैं कर्नल? ठीक है, तो खाली जगह है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां से निकल के आगे जाना चाह रहा है तो वो वापस वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, उसमें बहुत सारे होंगे, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाना चाह रहे तो बहुत सारे कर्नल उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए अब आगे वाले भी इधर, ये पीछे वाले इधर खींचने की, तो कहीं ना कहीं स्टैटिक हो रहा है, ना ज्यादा आगे जा पा रहा है ना ज्यादा पीछे आ गया। ठीक है, बस यही था, है ना? सॉल्वेंट में विस्कस फोर्स देखो एक पानी का बीकर है, एक मरकरी का है, मरकरी तो चलो सॉलिड हो गया, बट सॉलिड नहीं, लिक्विड मेटल है, बट तुम दो चीजें इमेजिन कर लो, एक शहद है और एक पानी है, ठीक है। पानी में पानी वाटर क्या? हाँ, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन का मतलब है जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में अगर मैंने नमक डाला तो नमक सॉल्यूट हो गया, वाटर के सारे मॉलिक्यूल आपस में कैसे हो गए? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतनी वो चीज डेंस रहेगी, ये विस्कस रहेगी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा विस्कस है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डाल रहा हूं तो इनके तो बॉन्ड बीच में पहले ही स्ट्रांग है ना सबके, तो इनके बीच में अगर मैं बोलूं वो Na+ को इधर चल के जाना है, वो नहीं जा पाएगा ना। लेकिन अगर इनके खुद के बॉन्ड्स वीक है तो Na+ आराम से सबको क्रॉस करते हुए चले जाएगा इधर उधर, तो वो इसीलिए लिखा था कि सॉल्वेंट से विस्कस आया, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन आएगा ना थ्योरी में तो रेजिस्टेंस वाले पोर्शन से ज्यादा पूछता है, और रेजिस्टेंस वाला अपन गलत करते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज, ये ध्यान रखना। इतना क्लियर है? बेसिक इतना डन है, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इसके लिए तुमको कुछ हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए पहले, वो हेडिंग सारी एक साथ बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने लिख दी है, ठीक है। समझ में आया ये? ठीक है, चलो देखो क्या आया देखते हैं। अपन 9-10 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं ना बेसिक एक चीज कि V = IR, पोटेंशियल = करंट इनटू रेजिस्टेंस, V = IR, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = ये एक बेसिक चीज याद रखना, ठीक है, कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब अपने को मेन जो चीज पढ़नी है वो कंडक्टेंस से रिलेटेड पढ़नी है, रेजिस्टेंस की नहीं पढ़नी इतनी, बेटा बातें नहीं कोई भी ना। अपने को कौन सी चीज पढ़नी है? हेडिंग अपनी है, देखो रेजिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या चाहते हैं अपन की चीजें मूव हो या फ्लो बने इनका, तो उसके लिए कंडक्टेंस वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जो चीज कंडक्ट करने में हेल्प कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्ट वाली भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के 2 ही पॉइंट है, कंडक्टेंस के 4 हैं। तो आखिरी में अपन फिर सब मिक्स हो जाता है कि किसमें क्या मोलर ये था, इक्विवेलेंट किसका था, तो इसीलिए मैंने क्या बोला है, अपनी हेडिंग मेन कंडक्टेंस की है, तो मेन तुमको कंडक्टेंस ही पढ़ना है, कंडक्टेंस के 4 पॉइंट है। रेजिस्टेंस बस समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि उस कंडक्टेंस में कौन सी ऐसी चीजें जो उसको रोक रही है, तो ये 2 चीज बस, उसमें 2 ही चीज पढ़ोगे। तो रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट ही है, कंडक्टेंस के हैं 4 पॉइंट,
तो मेन जो क्वेश्चन आएंगे अपने कंडक्टेंस के होते हैं, रेजिस्टेंस के नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस वाली जो चीज है ये भी अपन ने थोड़ा बहुत, देखो ये चीज पढ़ के आए हैं ना कि अगर ये वायर है, एल लेंथ का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका ए है, ये एल और ए, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब वो यार तुम लोग, ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। जितना ज्यादा लंबा वायर लेंगे उतने ही ज्यादा उसमें कर्नल क्रिएट होंगे, समझ गए? तो उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ना, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये दो चीज अपन पहले पढ़ के आते हैं, याद रखना। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद ही होगा, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। फाइनली कुछ नहीं है, तुमको एक फॉर्मूला रटना है, सिंपल सी चीज है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। इतना याद रह जाएगा, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं तो याद भी है। तो इसमें जो आर है वो है रेजिस्टेंस, और ये जो रो बनाया ना ये है रेजिस्टिविटी। देखो ये समझा दूंगा अभी, बट फॉर्मूले से याद रखना। आर क्या है? रेजिस्टेंस, और ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और एल और ए, ये दो पार्ट है। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाय, इतना याद है। ठीक है, जब अब अपन जो सॉल्यूशन ले रहे हैं ना ये वाला, इसमें ही समझा देता हूं। ठीक है, देखो इसके बीच की लेंथ होनी चाहिए एल। दो जो प्लेट रखते हैं ना उन प्लेट के बीच की लेंथ को बोलते हैं एल। ठीक है, और ये इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कितनी लंबी चौड़ी प्लेट है, समझ गए ना? प्लेट को ऐसा रेक्टेंगल स्क्वायर शेप की होगी, जैसी भी होगी, तो इसको बोलते हैं ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका। क्लियर है सबको? ठीक है, देखो या फिर ऐसा मान लो ये मेरे जो हाथ हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ये एक ऐसी प्लेट, एक ये प्लेट, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया लेंथ, और प्लेट का जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे इसलिए ए लिखा है, और ये क्या है? लेंथ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो किसकी वजह से हो रहा है? इसके बीच में जो लिक्विड है उसकी वजह से हो रहा है ना। इसके बीच में मेरे को आयंस मूव करवाने, या तो इधर या इधर, तो इसके बीच में दो चीजें हेल्प हो रही है। देखो दो चीजें, एक जो चीज हेल्प कर रही है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, जो चीज रोक रही है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। दो चीजें, ठीक है, कि इनके बीच में आयंस मूव कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर, तो जो इन आयंस को हेल्प कर रहा है मूव करने में वो होगा कंडक्टेंस, जो इन आयंस को रोक रहा है वो होगा रेजिस्टेंस। तो इनकी डेफिनेशन में यही है कि मतलब जो आयंस के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और जितना ज्यादा रोक रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर बोलते हैं इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये दो चीजें क्लियर है? इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, एकदम उल्टा है ना दोनों। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपना ये रहता है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस आर फॉर्मूला, मतलब इसको आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, और उसका सिंबल ये ओम ऐसा वाला होता है, ये है ना। देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये स्पीड ब्रेकर जैसा दिख रहा है ना थोड़ा, और स्पीड ब्रेकर रेजिस्टेंस ही तो होता है। बहुत तेज अगर गाड़ी जा रही हो, और स्पीड ब्रेकर तभी लगाते हैं कि तेज भी जा रही हो और उससे टकराएगी तो स्पीड स्लो हो जाती है थोड़ी, वरना ब्रेक लगानी ही है खुद से तो भी स्लो हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब ये क्या है? स्पीड ब्रेकर ऐसे समझ लो। और इसको सिंबल होता है ओम, मतलब ओम का सिंबल है और ये बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाय याद रखोगे। ठीक है, कंडक्टेंस इसका जस्ट उल्टा होगा, जो रोक रहा है, और एक होगा जो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो वो होगा कंडक्टेंस। क्या होता है? 1/r, और 1/r तो फॉर्मूला भी लिखना हो तो रो एल बाय ए, ये होगा। और क्या समझ में आया? रो एल बाय ए नीचे लिखूंगा तो वो ऊपर चले जाएगा ना, तो रो एल बाय उसका फॉर्मूला होगा। अब यूनिट्स भी देखना, ये वाली यूनिट याद है ना ओम की, इससे बाकी सारी यूनिट्स तुम्हारी आ जाएगी आगे की। क्लियर है? ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की क्या होगी? ओम इनवर्स। उसको जस्ट उल्टा किया ना, नीचे ओम आ गया तो उसको ऊपर ले जाऊंगा तो -1 आएगा उसके ऊपर, तो ओम इनवर्स। या फिर इसकी खुद की जो यूनिट बोलते हैं, इसको रिवर्स में पढ़ते हैं ना, MHO, ये समझ गए? ओम इनवर्स को कैसे पढ़ूंगा इधर से रिवर्स में? तो
mh पे आता है तो mho भी बोलते हैं इसकी यूनिट, या फिर इसकी इंडिविजुअल एक यूनिट है जिसको बोलते हैं साइमंस। क्लियर है, साइमन एस सिंबल है, तो या तो ओम इनवर्स बोलूं या फिर mho बोलूं या फिर साइमंस। क्लियर है, रेजिस्टेंस की यूनिट याद रहेगी ओम और उसकी ओम इनवर्स mho या फिर साइमंस। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस में मैंने क्या बोला था, ये वाला पार्ट है ना रेजिस्टिविटी। अभी समझो तुम होता क्या, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूले से लिखते हैं, देखो अच्छा देखो ये क्या है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रेजिस्टिविटी का रो है उल्टा। अब इस फॉर्मूले को समझता हूं, ये पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन कितना रेजिस्टेंस, एरिया पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। ये समझ में आया? एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया निकालते ना, अगर ये और इसका मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ में आए? ये प्लेट का एरिया कैसे निकालोगे, प्लेट की लेंथ कितनी और प्लेट की ब्रेथ कितनी है, मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हुआ ना, ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, रेजिस्टेंस और 1 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है अपनी, ओम, और 1 सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट आई ओम सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसको सुनो ऐसे देखते हैं, ये जो 2 प्लेट्स है ना, 2 प्लेट्स के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ऐसे और एक ऐसे, देखो ये प्लेट्स जो है ना, 1 सेंटीमीटर की प्लेट है, तो एरिया इसका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना ले रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यूब जैसा बन जाएगा ना, ये अगर 1 1 1 1 का है, इस साइड की प्लेट भी 1 1 1 1 की है, समझ गया, और इनके बीच का डिस्टेंस भी मैं 1 ले रहा हूँ। ये वाली जो डंडी होगी ये भी 1 है, तो नीचे वाली डंडी भी 1 ही होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1, तो क्यूब बन गया ना एक, और क्यूब पूरा 1 सेंटीमीटर का बना है। तो वॉल्यूम के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज। तो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर जो लिक्विड होगा, समझे कुछ क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो लिक्विड होगा वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसीलिए वर्ड दिया है, स्पेसिफिक है वो। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, पूरे डब्बे के लिए बोला इन जनरल रेजिस्टेंस, लेकिन मैं बोलूं स्पेसिफिक समझाओ, तो मैंने हर चीज का साइज फिक्स कर दिया है इसमें, 1 1 1 1। तो मैं बोल रहा हूं इस क्यूब के अंदर जितना लिक्विड है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ओवरऑल बोलूंगा तो रेजिस्टेंस, इसके बीच में अगर एक क्यूब बनाऊं, समझ गए, ये तो ऐसे ही होगा, चलो ये यहाँ पे तो ऐसे हो गए, लेकिन यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ क्या हो गया, 1 मिनट, और इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, समझ जाओगे यार। इधर देखो बेटा, सारे इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इसके बीच में जो 3D में ऐसा दिखेगा मेरे को एक क्यूब, तो एक क्यूब जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है ना, वो जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक है, तो रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इस चीज को बोलते क्या है, रेजिस्टिविटी। क्लियर? कंडक्टेंस क्या होगा, इसके बीच में जो लिक्विड है वो जितना कंडक्ट कर पा रहा है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो ये स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स क्लियर है, रेजिस्टेंस, उसका अपोजिट कंडक्टेंस,
एक एक सेंटीमीटर वाले के अंदर अगर मेजर कर रहा हूं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वही ठीक है। रेजिस्टेंस है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी लिखता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी लिखता है। इतना क्लियर है सभी को ये 4 वर्ड्स। लेकिन अपना मेन हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। कौन सा? इसके बीच में जो लिक्विड है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, वो कितना ज्यादा आयंस का फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, उसको बोला अपन ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पूरे की बात करूंगा तो कंडक्टेंस, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर की बात करूंगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पूरा में कितना रोक रहा है? रेजिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बात करूंगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस को सिंबल याद रहता है ना अपने को R, कंडक्टेंस का C या फिर G। अरे C और G ठीक है, हाँ समझ जाओगे है ना, C से G बन जाएगा ऐसा अंदर, ठीक है, क्लियर है। रेजिस्टिविटी ये तो फॉर्मूले से आता है, उसमें अंदर ही है रो, तो ये नए मतलब ये दो तो पहले के याद है 9th क्लास के, R और रो। उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी को K, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, देखो ठीक है, हाँ क्लियर है। इसका सिंबल क्या होगा? के। याद रख लेना, क्योंकि आखिरी में जब भी सारे सिंबल एक साथ आएंगे ना, R, रो, के, जी, फिर ये लैम्डा वाले, सब कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि क्या है। तो देखो इधर देखो, सुनो, सबसे बेसिक चीज जो 9th में ओम्स लॉ से पढ़ी थी, रेजिस्टेंस। एक ही वर्ड पढ़ा था, रेजिस्टेंस, R, ठीक है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में R इक्वल टू रो L बाय आता है, तो रो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो R और रो तो याद हो गए। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का सिंबल उसके C से आ गया, या फिर C को आगे बढ़ा दूंगा तो G, क्लियर है। तो C और G क्या है? कंडक्टेंस है। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी था रो, इसके जैसे ही क्या है इधर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, या फिर उसको बोलो कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी का सिंबल, ये रो का तो कुछ कर नहीं पाऊंगा ना, तो इधर अपन ने क्या बोला, उसकी स्पेलिंग ही चेंज कर दी के से, कंडक्टिविटी। तो के जिस भी स्कूल से पढ़ा हूं तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब तुम देख लो तुम किस स्कूल से पढ़े हो। चलो इधर ये याद रहेगा के से, ये 4 याद रखना। इधर क्या था? R, यहाँ पे रो, यहाँ पे C या फिर G, ये K, क्लियर है इतना? ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सेल कांस्टेंट को G0 बोलते हैं, आएगा अभी G0 या G स्टार, मतलब वो हर बुक ने अपने अपने हिसाब से वैल्यू, मतलब इनको वो नाम दे रखे हैं। कोई सी बुक G लिखेगी, कोई सी C लिखेगी, इसको कोई सी G0 लिख देगी, फिर तुमको दिक्कत होगी कि क्या है G0 या G स्टार L बाय A। ये जो है ना अपना कहाँ गया, ये इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। देखो अच्छा एक चीज सुनो, एक कोई सेल अगर मैंने बना दी है पहले से, सेल में चेंज तो नहीं करूंगा ना बार बार, जो बन गई एक बार, ठीक है। तो सेल में हर चीज, मतलब जो रॉड्स हैं इनकी लेंथ फिक्स होगी, उनका एरिया फिक्स होगा, ठीक है। तो अपना ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना, R इक्वल टू रो L बाय A। तो L बाय A जो है वो सेल का कांस्टेंट हो गया ना, एक उस सेल के लिए तो कांस्टेंट है ना। ऐसा तो नहीं कि इस मतलब कोई सेल है और इस चीज में यूज कर रहा हूं तो मैंने कुछ चेंज किया, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज भी कर रहे तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उसकी चीजें फिक्स है। मैंने प्लेट्स लगाई, कुछ वॉल्यूम फिल किया, कुछ डिस्टेंस पे इसको रखा और फिर सेल को चलाया, तो जब मैं सेल को चला रहा हूं तब ये लेंथ और एरिया तो एक बार फिक्स कर दिया ना मैंने। ऐसा तो नहीं सेल चलते चलते इधर उधर कुछ हो रही है या ये प्लेट कुछ हो रहा नहीं ना, तो सारी चीजें सेम है। तो L बाय A क्या होता है? सेल कांस्टेंट, याद रखना। L बाय A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। इसको पता है, देखो याद रखने का, मैंने ऐसे याद रखना, सबसे पहले L वाले वर्ड आ रहे हैं और फिर A आ रहा है, तो ऊपर L होता है, नीचे A होता है। वैसे तो इस फॉर्मूले से याद रख लोगे। क्या बोला? कंफ्यूज हो गए क्या?
देखो R इक्वल टू रो एल बाय होता है, तो इस ये फॉर्मूले 9th क्लास से याद है, तो उसी फॉर्मूले में जो ऊपर दिया जो नीचे दिया उसको वैसे ही रखना, और ये चीज एक सेल के लिए फिक्स हो गई ना, तो ये होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। या फिर अगर L बाय ए बाय एल ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता हो तो उसकी स्पेलिंग पे चले जाना सेल कांस्टेंट की, L पहले आ रहा है A बाद में आ रहा है, तो L बाय ए ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखना अभी जब आखिरी में सब है ना बहुत मिक्स हो जाएगा तुम लोगों को, ऐसा जब वो यूनिट्स पूछेगा सिंबल से पूछेगा सब एकदम ऐसा हो जाएगा कि क्या है ये इतना याद हुआ यहाँ तक, ठीक है। सेल कांस्टेंट है ना, इसका सिंबल या तो G स्टार मान लो या फिर X, या जो तुमको मानना है मान लो, सेल कांस्टेंट लिखा है वैसे तो, हाँ कुछ भी जो मानना है वो मान लेना, ठीक है। या तो बोलूं, अच्छा ऐसा लिख देता हूँ उसको मैं, G स्टार या फिर X, क्लियर है, क्योंकि ये सारे सिंबल फिर कंफ्यूज करेंगे। अब इधर देखो मैं, चलो ठीक है ये वाला पार्ट मिटा दूं बेटा, इसका फोटो क्लिक कर लो फिर मैं इधर, ताकि समझाने में आसान रहेगा मुझे। तो मैं सिंबल सारे एक साथ लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस R, ठीक है। कंडक्टेंस इसका उल्टा होगा जो C या फिर G, फिर रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी उधर मत देखो इधर K, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट L बाय ए होता है ना वैसे तो, या तो G स्टार बोलूं या फिर X लिखूं, इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिक चीजें तुम्हारी क्लियर होती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें समझाने का अगर मैं बोलूं तो ओवरऑल जो अपनी ये सेल थी, ठीक है, ज्यादा बड़ी बन गई क्या सेल, ठीक है। ये मतलब वो ठीक है पूरे डूबे होंगे इसमें, बट इधर देखो ये जो लिक्विड और ये पूरा जो सेल है, पूरा सेल का जो भी पोर्शन है जितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, मतलब जितनी रुकावट क्रिएट कर रहा है रेजिस्टेंस, जितनी हेल्प कर रहा है कंडक्टेंस। लेकिन अगर वही चीज में एक स्पेसिफिक मतलब एरिया फिक्स कर दूं, समझ गया ना, ये इसके अंदर जो क्यूब बनेगा 1 सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो जितनी हेल्प कर रहा है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जितनी रुकावट पैदा कर रहा है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है, 4 वर्ड। सेल कांस्टेंट होता है L बाय, वो क्योंकि एक सेल अगर एक बार बन गई तो उसका चेंज थोड़ी ना करूंगा कि सेल जब काम कर रही है तब वो लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है खुद से जादू से, नहीं होगा ना, बन गया तो ठीक है। तो L बाय सेल कांस्टेंट, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, अब इधर बताना मुझे, कंडक्टेंस यहां तक पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद दो चीजें और जो लिखी ना, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इधर मैंने कुछ नहीं लिखा ना, मोलर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ऐसा कुछ है भी नहीं अपने सिलेबस में। तो अपना मेन हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस वाली चीजें ज्यादा पूछता है, तो उससे रिलेटेड ही दो आगे की टर्म्स कंटिन्यू होगी तुम्हारे इसमें, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम अपने को सब एक जैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर, इक्विवेलेंट, सब में अपन सब लगा देंगे। तो तुम सोचोगे इधर मोलर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ जगह खाली छोड़ी थी, ठीक है। तो तुम लोग जगह खाली छोड़ देना, ताकि तुमको पता रहे कि ये चीजें नहीं है यहाँ पे, इसकी दो ही चीजें, उसकी 4 चीजें। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ये मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्या ही थोड़ा मेरे को की लेकर फालतू में। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूँ, कि सॉल्यूशन में अगर मैं पानी मिला रहा हूँ, तो अगर जैसे ही मैंने पानी मिलाया तो आयन सारे दूर दूर हो जाएंगे ना, सॉल्यूट नहीं मिला रहा हूँ ना, पानी मिला रहा हूँ। सॉल्यूट तो एक बार जो मिला दिया। अब मैं बोल रहा हूँ मैं ऊपर से और उसमें पानी डालते जा रहा हूँ, तो पानी डालूंगा तो सारे पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले की, तो इसमें तो फिर सारे पार्टिकल अब दूर हो गए ना, इस डब्बे से तो बाहर निकल जाएंगे। पहले मान लो 5 पार्टिकल आ रहे थे इसके अंदर, पानी मिला दिया तो 5 पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, तो हो सकता है कुछ डब्बे से बाहर हो गए हो, तो अब डब्बे के अंदर मान लो 3 ही बचे हो,
तो अब वो 3 की वजह से ही फिर रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी या जो भी ये आना है कंडक्टेंस, समझ में आया? मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो अब दिक्कत हो जाएगी ना डाइल्यूशन वाले केस में। तो अपन ने इसीलिए लेके आए कि 1 मोल वाला मतलब वो लेके आए कॉन्सेप्ट कि 1 मोल पार्टिकल जो है वो कितना कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया वेरिया मतलब ये सारा झमेला ही नहीं है। आया कुछ? क्या बोला मैंने? नहीं आया। देखो पूरा सॉल्यूशन जो हेल्प कर रहा है उसको बोला कंडक्टेंस। 1-1 सेंटीमीटर वाले के अंदर से जो हेल्प कर रहा है आयंस वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट करता हूं तो फिर ये वाली चीज ऊपर नीचे होगी ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा या बढ़ेगा, कुछ तो होगा ना, फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन पे। नहीं आ रहा? दिमाग लगाओ। इसमें मान लो पहले कुछ पार्टिकल थे, इतने कुछ पार्टिकल थे, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसमें पानी मिलाया तो ये सारे पार्टिकल अब दूर हो जाएंगे ना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है यार, पानी जितना मिलाओगे पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, तो इसके पार्टिकल कुछ कम हो जाएंगे फिर। तो अब इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो कम हो जाएगा ना। पहले जितने पार्टिकल हेल्प कर रहे थे अब उतने नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कुछ? तो ये वाली चीज फिर डाइल्यूशन वाले केस में फिर गलत हो जाती। तो अब अपन फिर क्या पढ़ रहे हैं उसका आगे, मोलर कंडक्टेंस। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 1 मोल पार्टिकल्स जितना कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। ये नहीं देखा मैंने इसके अंदर इसके बाहर, टोटल ओवरऑल 1 मोल पार्टिकल, इसके अंदर 1 मोल पार्टिकल कितना कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। और उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक अगर अपन जाएंगे तो आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हर चीज में ग्राम इक्विवेलेंट वाली चीजें आती है, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना ज्यादा कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया? इधर नहीं आया, दिमाग लगाओ इधर, सारे इधर देखो। ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं? कंडक्टेंस। क्लियर है? वो क्यूब की बात करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गया ना? ऐसा लिखा है मतलब ये समझ गया। इसके बीच की बात करूं तो स्पेसिफिक कंडक्ट में या फिर कंडक्टिविटी, ये दिख रहा है पीछे वालों को मार्कर, ठीक है ये। लेकिन जब डाइल्यूशन वाले केस में फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 मोल पार्टिकल्स सॉल्यूट के वो जितना कंडक्टेंस कर रहे हैं उसको बोला अपन ने मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिकल, क्योंकि फिर उसमें रिएक्शन जब बनती है तो अपन ये करते हैं ना कि कितने में टूट रही, 2 मोल है इसके, 2 मोल है, जैसे मैंने बोला CaCl2 Al2O3, तो फिर पार्टिकल के नंबर पे भी डिपेंड करता है उनके। तो पार्टिकल का नंबर मोल के हिसाब से फिर चेंज होता है। जैसे अभी तो मैंने बोला 1 मोल Al2O3, लेकिन पानी के अंदर जाने पे वो टूट के ज्यादा हो जाएगा ना। तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मोल की इक्वेशन नहीं लिखनी हो तो हर चीज का ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चारों में क्लियर है तुम लोगों को कि फर्क क्या है? ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इधर आते हैं। इसके जैसा इधर कुछ नहीं है ना, बोलना हो तो जस्ट सेम बोल सकते हो कि एक मतलब 1 मोल वाली चीज कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया ऐसा, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो हटा दो उसको, ठीक है। अब इधर देखना, इसका जो सिंबल होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं लैम्डा। नॉर्मली लैम्डा अपन क्या पढ़ के आते हैं, ये लैम्डा, अरे ये होता है, ठीक है। लेकिन ये लैम्डा के ऊपर पे जो डंडे निकल रहे ना, इसको गायब कर देना, तो ये बचेगा क्या? इतना ही, इससे समझ में आ जाएगा तुमको। क्लियर है? समझ में आया? तो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का लिखना हो इधर तो ये लिखते हो, और फिर इधर ये वाली चीजें अभी जब क्वेश्चन करो तो समझ जाओ। इस साइड पूरा लिखेंगे और उनके टुकड़ों को जोड़ के लिखेंगे। जैसे NaCl है तो यहाँ बड़ा वाला ऐसा लिखूंगा और NaCl लिखूंगा,
और Na+ और Cl- में आधे आधे ऐसे लिखता हूँ, लेकिन होते दोनों ही लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं, तुमको बताया कि धीरे वो गायब है, ठीक है। तो ये भी लैम्डा और ये भी क्या है, लैम्डा ही होता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, लैम्डा m मोलर के लिए और लैम्डा eq इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। इनके फॉर्मूलेज याद ही रखना है। कप्पा, कप्पा क्या होता है, अच्छा हाँ, ये k कप्पा है और ये रो RHO, ठीक है, वो k को कप्पा बोलते हैं। तो k × 1000 बाय मोलैरिटी, k × 1000 बाय नॉर्मेलिटी, बस यही फॉर्मूले याद रखना। और बस एक चीज इसमें याद रखना कि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रखाएगी, अगर मीटर कर दिया तो 1000 नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो तुमको याद क्या रखना है, सब वैल्यू सेंटीमीटर में अपनी यहाँ पे, बस ताकि 2-2, 3-3 फॉर्मूले में फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हर चीज को सेंटीमीटर में रख के रखोगे तो एक ही फॉर्मूला है, क्लियर। हाँ, अब मैं वो चीजें बताता हूँ, ठीक है, इनकी यूनिट्स, क्योंकि यूनिट पे इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, सीधा यूनिट पूछता है वो। और बहुत बार आंसर में अगर चारों की यूनिट अलग दी हो ना तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, पूछा क्या है सीधा यूनिट देख लो, क्लियर है। यहां तक यूनिट्स क्लियर। अच्छा, ओम, ओम इनवर्स या फिर मो या साइमन, ठीक है। ये इसका उल्टा नहीं, ये रेजिस्टिविटी होता है ना, R A/A, तो R को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ओम तो आएगा ही। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर होता है, ये कटा तो 1 सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम, और ये सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर। इसका जस्ट उल्टा होता है ना ये, तो ओम सेंटीमीटर है तो उल्टा कर दो तो 1/ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1/ओम सेंटीमीटर ऊपर करूंगा वापस तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये चीज समझ में आई क्या लिखी, क्योंकि इधर ये देखो यार, ये चीज यही बात है ना, 1/ओम लिखा है वो, तो वो ऊपर गया क्योंकि ये इसका जस्ट उल्टा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ ये इसका जस्ट उल्टा है तो 1/ओम सेंटीमीटर आएगा, वो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। अब ओम इनवर्स को मैं मो भी बोल सकता हूँ और साइमन भी बोल सकता हूँ, लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स तो वैसे ही रहेगा ना, तो इसकी यूनिट मो इनवर्स सॉरी हाँ भाई, ये नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फिर मो ही रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसको ये दो चीजें भी बोल सकता हूँ मैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, यूनिट्स आएगी तो निकाल लोगे फटाफट से, इससे लिखना शुरू करना, लिख लो, वरना रटने बैठोगे ना तो सब ऐसा हो जाएगा कि मिक्स हो जाएगा आखिरी में, इतनी सारी यूनिट्स है ये, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब इधर ये देखो मोलर कंडक्टेंस, इसकी यूनिट कैसे लिख रहे हैं, ये के क्या होता है, कप्पा, कप्पा क्या होता है, L/A सेल कांस्टेंट, फरी ये कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसकी तो हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन ये क्या मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी क्या था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स और वॉल्यूम क्यूब होता है मतलब, तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे अपन उससे लिख रहे हैं, इधर देखो इसको लिखते हैं, कप्पा की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। अब वो जो लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको म्यू भी बोलते हैं, इसको पाई, यहाँ नहीं मत लिखो यार, इसको ऐसा लिखो, इस नाम से भी आएगा तो पता होना चाहिए, इतना लिख लो बेटा जल्दी, है ना। देखो ये वाली यूनिट यहां तक तो लिख ली थी अपन ने, मो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी क्या होगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होती है अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन से देखोगे तो, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, मतलब यहां से ऊपर जाएगा, है ना, रिवर्स होके, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स, क्योंकि मोल ऊपर जा रहा है माइनस के साथ, सेंटीमीटर नीचे है तो फ्लिप होके जाएगा, तो उसमें माइनस माइनस कुछ नहीं लग रहा, और ये सेंटीमीटर क्यूब ये इससे कटेगा तो 2 बचेगा, तो इसीलिए आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, और ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं या फिर उसको मो बोल सकते हैं, तो एक और यूनिट भी लिख सकता है वो मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे, इतना क्लियर है। अब यही चीज जब तुम्हारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आएगी तो उसमें क्या है,
ये K अपॉन N, N क्या है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ, इसमें फिर वो सारी चीजें लिखते रहना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, फिर ग्राम इक्विवेलेंट को लिखना, उसका वेट वेट वेट, आखिरी मोल तक कहाँ तक जा रहा है। इसको भी जब पूरा सॉल्व करोगे तो इसमें भी क्या आएगा बेटा? इधर बातें नहीं, इसमें आ जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस, और ये वाला वो आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस, इतना लिख देना। उसमें मोल लिखा था, इसमें बस इक्विवेलेंट लिख देना और कुछ नहीं है। क्लियर है सभी को? ठीक है, लिख लो इतना। और एक चीज और, मोलर कंडक्टेंस को म्यू भी बोलता है क्वेश्चन में बहुत बार, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पाई भी बोलता है, तो ये भी नए सिंबल्स याद होने चाहिए। अच्छा देखो, अपन ने यहां तक सिंबल देख लिए थे, यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद बेटा इधर स्पेसिफिक, सुनो स्पेसिफिक क्या? मोलर वाला, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस की अगर बात करूं तो उसको म्यू या फिर इसके नीचे एम बना देना, या फिर पूरा पाई बना, मतलब लैम्डा बना के एम। और अगर इक्विवेलेंट की बात करूं तो उसमें पाई और इसके नीचे ई क्यू लिख देना। ये क्या बन गया? ई क्यू, समझ गए? तो ये जो सिंबल का वो है ना अपना, ये पता होना चाहिए तुमको इसको क्या क्या बोलते हैं। ये सारे सिंबल्स आएंगे अभी, आर सी जी रो के, के को कप्पा बोलते हैं, म्यू ये और ये और ये। क्लियर है? और इन सबकी यूनिट्स भी पूछी जाती है कि किसकी क्या यूनिट है, याद रहेगा? फटाफट नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा हाँ, एक चीज और, इधर इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिवाइड करते हैं तो वैलेंसी से। देखो इसको ऐसे याद रखते हैं अपन, याद क्या, ठीक है, याद रखो ऐसे ही। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी होता है। बेटा इधर सुनो, नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी। लेकिन जब यही चीज कंडक्टिविटी और इसकी बात करेगा ना, तो वैलेंसी को उधर मल्टीप्लाई मत करना, इधर करोगे। याद रखने के लिए बता रहा हूं, नॉर्मेलिटी मोलरिटी इंटू वैलेंसी होता है। लेकिन जब ये वाली बात है ना, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट वाले पार्ट में तुम वैलेंसी का मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मोलर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी हो जाता है। ये एकदम उल्टा है ना उससे, वहां मोलरिटी के साथ वैलेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब ये वाली बात करता है तो उसके इक्विवेलेंट के साथ वैलेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि वहां नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी होता है, तो यहां तुम बोल दो कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो मत करना, यहाँ जस्ट उल्टा है। क्लियर है? तो ये इतनी और चीजें नोट कर लो, ठीक है। फिर हुआ तो डेफिनेशंस लिखवा के और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ के फिर क्वेश्चन करेंगे। सभी इधर बेटा है ना। देखो अपन ने समझ लिए कितने पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉइंट्स थे, समझ लिए। एक बार उनकी डेफिनेशंस लिख दिए, डेफिनेशन पढ़ के एक बार बता देता हूँ क्या है, ठीक है। समझा मैंने, सारे दिए। रेजिस्टेंस से स्टार्ट होता है अपना ओम्स लॉ से, 9th क्लास ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाय होता है बेटा, बातें नहीं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट पैदा करना। तो द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के थ्रू जो आयनिक मोबिलिटी में हिंड्रेंस आ रही है वही रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वो क्यों अलग अलग वजह से आ सकती है, वही सॉलिड 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है, वही वाला पोर्शन है। तो रेजिस्टेंस ये आर इज इक्वल टू रो एल बाय, इतना क्लियर है। आर रेजिस्टेंस है, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। वर्ड स्पेसिफिक लगा दिया मतलब एक क्यूब के अंदर, और वो क्यूब कौन बनाया गया? 2 प्लेट्स और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का एरिया। ये जो क्यूब बनाएगा वो जितना रेजिस्टेंस कर रहा है उसको स्पेसिफिक इनटू लेंथ बाय एरिया, एल बाय ए। एल बाय ए क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। क्लियर है? ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम। ओम का सिंबल है स्पीड ब्रेकर जैसा होता है, और ये एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट प्लेट्स, वो एल बाय ए, ठीक है। क्लियर है? और ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, है ना, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल रो ना, लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं? आर एच ओ, रो। अब ये क्या है? ये भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड ही है, लेकिन कब? वो एक क्यूब के अंदर वाला। तो मैं सीधा एक क्यूब बना देता हूं तो समझ जाओगे ना, और नीचे लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब।
1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है 1 सेंटीमीटर की है, इसलिए वो इतना है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 1 1 और लेंथ डिस्टेंस 1, तो 1 1 1। क्लियर है, ये हो गया। तो और इसको रो क्या था, ए ऊपर चला जाएगा एल नीचे आ जाएगा, ए ऊपर एल नीचे और ए आर। ठीक है, ये हो गया। और वो इनवर्स होता है इसके, वो देखते हैं अभी। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की ओम और ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा तो सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। अब जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, दो सिंगल सिंगल छोटे छोटे वर्ड है। ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल क्या होगा, सी या फिर जी, सी से ही जी बनाया, याद रख जाएगा। ठीक है, मतलब ये सी था, इसमें डॉट 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 किया, ये जी बन गया। ठीक है, तो इसके ये सिंबल है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है 1/r लिखा तो सारी चीजें उसके इनवर्स हो जाएगी। ओम इनवर्स, ये स्पीड ब्रेकर का उल्टा सिंबल बना सकते हैं, या फिर इसको मो बोलते हैं, और इसकी स्पेसिफिक यूनिट जो बोलते हैं साइमंस भी बोल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, ये नया है तुम्हारे लिए, के कप्पा, ये दोनों नया है वैसे, बट क्लियर है, कप्पा बोलते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको बोलते हैं। कप्पा क्या होता है, इसका इनवर्स, तो 1/रो, और रो को बोल सकता हूँ 1/k, तो इसीलिए मैंने 1/k लिखा था। क्लियर है। अब ये भी क्या होगा 1/k, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो L/A और R नीचे आ जाएगा, तो L/A और R नीचे आ गया। 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस, 1/R कंडक्टेंस, तो 1/R कंडक्टेंस और L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट भी होता है, क्योंकि यही फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होगा जब वो पूछेगा ना कप्पा, तो यहीं से निकलता है कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट से। क्लियर है सबको, तो कंडक्टेंस और कंडक्टेंस 1/R, सेल कांस्टेंट ये। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं कि 1/R तो मैंने ऐसे ही रहने दिया और L/A को सिर्फ सेल कांस्टेंट लिख दिया, तो ऊपर सेल कांस्टेंट और 1/R को R लिख दिया रेजिस्टेंस। तो इन दोनों अलग अलग फॉर्म में लिखो, और क्वेश्चन तुम्हारे के से आते हैं, बहुत कप्पा से आते हैं, और उसमें ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक, चारों चीजें, चारों की यूनिट्स, चारों के फॉर्मूले, कोई डाउट। ठीक है, एक बार खुद से ना ब्लैंक पेज पे सारी चीजें लिख के देखना तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है देखो, अगर डाइल्यूशन वाली चीजें है, जो कि यहाँ पे दिक्कत कब होगी, जब डाइल्यूशन करूंगा, पानी ऐड किया तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने पार्टिकल थे वो सब बाहर आ जाएंगे ना, तो फिर वहां रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए फिर अपन ने थोड़ा बेटर तरीके से डिफाइन किया कि सॉल्यूशन में 1 मोल कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, या फिर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल कितना रेजिस्टेंस है, 1 मोल कितना कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टेंस के लिए ही डेफिनेशन दी गई, रेजिस्टेंस के लिए कोई डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी सिंबल क्या होगा, लैम्डा m या फिर म्यू, दोनों सिंबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, 1 मोल के लिए जितनी कंडक्टिविटी उसको बोलते हैं, देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो सेपरेशन तो 1 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन इसका जो एरिया है वो एरिया फिर मैं 1 सेंटीमीटर पे वो नहीं करूंगा, एरिया को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे कर दिया और फिर डाइल्यूशन किया तो पार्टिकल बाहर चले जाएंगे ना, तो पार्टिकल बाहर जाएंगे तो मेरे को प्लेट्स का एरिया भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो एरिया को अपन बहुत ज्यादा रखते हैं। ठीक है, एरिया डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ गैप डिफाइन करते हैं। तो गैप 1 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया क्या है, लार्ज। ठीक है, उधर भी और इधर भी, लेकिन ये चीज फिक्स है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर, और उसके बीच में 1 मोल तक आ जाना चाहिए। जहां पे 1 मोल आ गया वहां पे मैं इस चीज को फिक्स कर दूंगा, समझ गए। ठीक है, तो भाई एंड द एरिया इज सो लार्ज, एरिया क्या है, लार्ज, दैट द होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेंट बिटवीन देम। और ऐसा बोला जाता है कि एरिया इतना रखो कि उसके बीच में पूरा सॉल्यूशन आ जाए, और उस सॉल्यूशन के अंदर कितना होना चाहिए, 1 मोल। ठीक है, बीच में क्या होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो भी अपन डाल रहे हो। क्लियर है, अब मान लो मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेकिन वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाके पार्टिकल्स में टूट सकता है ना, मतलब ज्यादा हो जाएंगे उसके, कम हो जाएंगे, डिपेंड करता है वो कैसा है। तो उसके लिए फिर मान लो मैंने 1 मोल NaCl डाला था, लेकिन अंदर जाके वो चीज चलो NaCl के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे Fe2
SO4 होल थ्राइस, तो उसमें तो पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा ना, तो उस चीज में फिर 1 मोल वाली चीज वापस गलत हो जाएगी कि आयरन के 2 मोल आ जाएंगे और सल्फेट के 3 मोल आ जाएंगे, तो वो चीज फिर अपन यहाँ से डिफाइन नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट। तो उसके लिए थोड़ा और बेटर तरीका क्या है या बेटर डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट हर चीज के लिए फिक्स होता है, वो मोल पे डिपेंड ही नहीं करता। अपन ने सारी रिएक्शंस जितनी लिखी थी अभी तक, ठीक है, कि हर चीज का इक्विवेलेंट फिक्स होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट उसके मोलर मास और वैलेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैलेंसी वाली चीज यहाँ पे इसके साथ रहती है जो भी है, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, EQ और पाई। इसमें भी वही सेम चीज है, बस फर्क क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है और यहाँ के लिया था 1 मोल लिया था, बाकी सब चीज सेम। एरिया 1 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये बहुत ज्यादा, वो चीजें सेम, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर, सेपरेशन कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और एरिया इसमें भी क्या है 4 लार्ज, क्लियर है। और ऐसा है कि सारा सॉल्यूशन कौन सा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो हाँ, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या लिखा है, K/1000 बाय मोलैरिटी है ना, ये M क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। और K कप्पा, ये वाला अपना कंडक्टिविटी वाला, तो K/1000 बाय M, यही फॉर्मूला तुम लोग याद रखना। और सारी यूनिट्स का है इसमें सेंटीमीटर में, ये याद रखोगे सेंटीमीटर में, और ये भी क्या है सेंटीमीटर में। लेकिन अगर इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में रख के करता हूँ दोनों साइड, तो फिर 1000 नीचे आ जाएगा, याद रखना। अगर 1000 नीचे दिया तो समझ जाना वो मीटर है ना। फर्क क्या है, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग फॉर्मूले, इसमें ये है कि 1000 अगर नीचे आ रहा है तो मीटर वाला पोर्शन है, इसीलिए 1000 नीचे है, और इसमें 1000 ऊपर आ रहा है मतलब सेंटीमीटर वाला पोर्शन है, क्लियर है। तो तुमको ये वाला याद रखना है, जो कि बुक्स में यही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा घुमाता है या फॉर्मूला पूछ लेता है कौन सा सही है, यूनिट के साथ देता है, तो फिर दोनों अपने अपनी यूनिट के साथ सही है, क्लियर है। क्योंकि इससे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, सॉल्व करने वाले तो आते ही हैं, और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज रखनी होती है। कंफ्यूज कहाँ करेगा वो, यूनिट्स में, यूनिट्स पूछेगा सबकी, और यूनिट सब ऐसी दिखेगी सेम से। यूनिट्स का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले का आ जाता है, और ये इधर कन्वर्जेंस में कंफ्यूज करता है, ठीक है। चलो अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में सारी चीजें सेम ही है। इसमें भी देखो ये इंटू K/1000 बाय N, N क्या होता है, नॉर्मेलिटी, तो ये N है क्या, नॉर्मेलिटी है, ठीक है। नॉर्मेलिटी निकालना अपने को आती है, आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में अगर रख रहा हूँ ना ये चीजें, तो 1000 ऊपर है, क्लियर है। लेकिन वहीं अगर मैं मीटर में रख रहा हूं तो 1000 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। चलो अब ये जो दो है ना, ये दो इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इनके बीच का रिलेशन पूछता है कि एक दे के दूसरा पूछेगा, तो तुमको आना चाहिए। उसको कैसे निकालते हैं, ये और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो एक चीज अपन ने पहले पढ़ी हुई है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, ये होता है पक्का। यहाँ लिख दे नॉर्मली, मैंने क्या बोला था, नॉर्मेलिटी थोड़ा टफ पड़ता है, नहीं निकाल सकते, तो मोलैरिटी निकाल लो और वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, यही करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो केस आएंगे ना, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इस इक्विवेलेंट को नॉर्मेलिटी डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, और इसको मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं, क्योंकि उसमें इनवर्स में आ रही, नीचे मोलैरिटी उसमें नीचे नॉर्मेलिटी, तो उसको उससे डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं करोगे ना, जस्ट इनवर्स में कंपेयर कर रहे हैं। तो इनवर्स में कंपेयर कर रहे हो तो इसमें वैलेंसी मोलैरिटी में मल्टीप्लाई होती थी, लेकिन जब ये इक्विवेलेंट इस केस में आएगा, मतलब ये वाला, तो इधर वैलेंसी हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, ये ऐसा रह जाएगा। तो इक्विवेलेंट के साथ वैलेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया क्यों आया वो भी, क्योंकि यहाँ पे ये इनवर्स में है और ये चीज इनवर्स में, तो वैलेंसी वाली चीज भी यहाँ पे फ्लिप हो जाएगी, मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर वो इक्विवेलेंट, वो भी कौन सा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस साइड मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये चीज कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि मोलैरिटी वाला ये स्पेसिफिक कौन सा है, ये वाला मोलर कंडक्टिविटी या मोलर, ये इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी है वो। अब वो नीचे इधर डिवाइड में रखूं, कैसे भी रखूं, क्लियर है। तो यही चीज वो लिखी है मैंने कि ये इंटू वैलेंसी इज इक्वल टू ये एम। तो मैंने इससे याद रखा था कि यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है बस।
तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो या याद रखने का, ऊपर अपन ने मोलर वाली चीज पढ़ी, उसके बाद इक्विवेलेंट वाली चीज आई, तो बस सीधा ये लिख लेना, ऊपर मोलर वाली चीज, नीचे इक्विवेलेंट वाली चीज किसके बराबर होती है? वैलेंसी के बराबर होती है। ये याद रखने के अलग अलग तरीके, तुम जैसा भी तुमको याद रहे, एक ही बात है ना। इसको नीचे ले गया, इसको ऊपर ले आया, तो पहले ये पढ़ा था, बाद में ये पढ़ा, और इक्वल टू वैलेंसी, या तो ऐसे या ऐसे या कैसे भी याद कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैलेंसी निकालते हैं भाई, वैलेंसी निकालने के अपने के सेम तरीके, चार्ज कितना होता है, क्लियर है? चार्ज कितना होता है वही वैलेंसी निकालने का था। एसिड है तो H+, बेस है तो OH-, उससे देखते हैं। और अगर ये वाली चीजें, फॉल्ट वाली चीजें आती है मोस्ट ऑफ दिस, अपन कंडक्टेंस के टाइम में फॉल्ट लेंगे। ठीक है। तो फॉल्ट वाली चीजों में ये अलग अलग है। तो फॉल्ट में या तो ठीक है। तो फॉल्ट वाले केस में अपन जो चार्जेस लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं ना बेटा सभी इधर, वो सिर्फ या तो कैटायन की देखते हैं या एनायन की। ये नहीं करोगे कि Na के ऊपर एक प्लस है और Cl के ऊपर एक माइनस है तो इसको 2 लिख दिया। एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज मतलब वो एक ही है, या तो प्लस के लिखो या फिर माइनस के लिखो। तो वही लिखने की वैलेंसी क्या होती है? टोटल, या तो आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो कुछ भी एक देख सकते हो। NaCl में कितने पॉजिटिव है? 1। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या लिखूंगा मैं? 1। BaCl2 में कितने पॉजिटिव है? 2। तो 2, या फिर कितने नेगेटिव है? 2 क्लोराइड है ना, तो 2 नेगेटिव हुए। तो या तो सिर्फ पॉजिटिव देखो या सिर्फ नेगेटिव देखो। AlCl3 में कितने पॉजिटिव है? +3। और या फिर माइनस देखूं तो 3 माइनस है ना Cl में। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 3। Fe2SO4 होल थ्राइस इसमें, तो यहाँ पे Fe के ऊपर क्या आएगा? +3। ठीक है। और 2 Fe है तो +6 हो जाएगा। या फिर सल्फेट का गिनूं, SO4 -3 होता है, सॉरी यहाँ पे SO4 -2 है, तो -2 इधर आएगा तो मतलब 3 हो जाएंगे यार, कुल मिला के +3 × 2 लिखूं मैं। समझ गए? ये +3 × 2 लिखा अगर प्लस से देखूं तो, और माइनस से देखूंगा तो -2 × 3 तो भी 6 हो रहा है। ठीक है। Na2SO4 में 2 सोडियम है तो 2 प्लस है ना, और सल्फेट एक ही है तो SO4 -2, तो या तो माइनस का चार्ज देखूं या फिर प्लस का। तो अगर इसको लिखना हो तो मेरे को 2 × 1 लिखना पड़ेगा, और उसको सल्फेट पे SO4 -2, तो कोई से भी एक से तुम वैलेंसी निकालते हो। क्लियर है? ये वैरायटी थी, मैक्सिमम ज्यादा है, कोई नहीं पूछ रहा। क्लियर है? चलो अब ये अपन ने समझ लिया बेसिक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, टर्म समझ गए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ने हैं कि कौन डाइल्यूशन पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, ये वो टेम्परेचर पे क्या होगा, हाइड्रेशन पे क्या होगा। तो अलग अलग फैक्टर्स पे अपन पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा जल्दी से। ठीक है। वरना 2 बोर्ड अलग से लगता है, पहले समझाऊं वो अलग लिखोगे, लिखूंगा वो अलग लिखोगे, लिख के और उसी में समझा दूंगा। ठीक है। पूछो। अच्छा सभी इधर बेटा ध्यान, ये जो लिखा था ना वो गलत लिख दिया था, मोलर कंडक्टेंस और ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और अपन स्टार्ट यहीं से हुआ था ना, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। तो ये जो सेकंड चीज थी ये तो बस इनका मतलब ये आपस में इनवर्स थी, ये आपस में इनवर्स थी। तो ये मोलर और इक्विवेलेंट वाली जो बाय बेटा बातें नहीं है ना, तो ये मोलर और इक्विवेलेंट वाली जो चीज है ना, फर्स्ट वाले से अपन ने डिफाइन की है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वहां से आइए, तो कंडक्टेंस वाले हैं दोनों है ना, इनको हाईलाइट कर लेना है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख रहे हैं।